जय हिंद दोस्तों। आज के असम स्पेसिफिक पीवाईक्यू एनालिसिस में मैं तुम्हारे साथ असम स्पेसिफिक क्वेश्चन जो एपीएससी ने अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछे हैं वो तो करूंगा ही, साथ ही आज के पीवाईक्यू एनालिसिस है ना, तुम्हें एनवायरनमेंट से रिलेटेड कवर क्रॉपिंग क्या होती है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में एग्रीकल्चर क्या रोल प्ले कर सकता है, ये भी सीखने मिलेगा। उसके साथ ही एपीएससी ने रिसेंटली पूछा था एक फेयर के बारे में, एक मेला के बारे में। कौन सा मेला? पुष्कर मेला। अब पुष्कर मेला कहां मनाया जाता है ये तो आंसर तुम करोगे ही, बट इसके अलावा बाकी एनिमल फेयर से रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने तुम्हारे लिए अटैच किए हैं। सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम टुडेज पीवाईक्यू सेशन। आसाम स्पेसिफिक पार्ट और इन्हीं आसाम स्पेसिफिक एग्जामिनेशन में एनवायरमेंट या करंट में जो एनिमल फेयर हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वो भी, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है अहोम रूल में पाइक सिस्टम से। सबसे पहले हम पाइक सिस्टम के डिटेल में जाएंगे, अहोम रूल में पाइक सिस्टम के डिटेल में जाएंगे, बट उससे पहले एक बार हम पाइक सिस्टम की बात कर लेते हैं। ये जो पाइक सिस्टम है, दिस पाइक सिस्टम या पैक सिस्टम, तो ये पाइक सिस्टम या पैक सिस्टम ना, ये सिर्फ आसाम में नहीं, आसाम के अलावा, आसाम में तो हम पैक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे ही, आसाम के अलावा इट वाज आल्सो फाउंड इन उड़ीसा, इट वाज आल्सो फाउंड इन बंगाल, सम पार्ट्स ऑफ बंगाल, इट वाज आल्सो फाउंड इन सम पार्ट ऑफ त्रिपुरा। मतलब बाकी रीजन्स में भी ऐसे पाइक सिस्टम मिलते थे। इवन जब हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं ना, वैदिक पीरियड, और वैदिक पीरियड में व्हेन वी क्लासिफाई द वैदिक पीरियड इनटू अर्ली वैदिक पीरियड, या जिसको ऋग वैदिक पीरियड भी बुलाया जाता है, तो इस ऋग वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड में दूसरा क्लासिफिकेशन लेटर वैदिक का होगा, पढ़ाया है तुम्हें एंशिएंट हिस्ट्री में। तो अर्ली वैदिक या ऋग वैदिक पीरियड के टाइम में राजा के पास अपनी परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। तो जब अपनी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, तो उस अर्ली वैदिक पीरियड में भी राजा हमारा क्या करता था, ऐसे अपने पार्ट टाइम वॉरियर्स पे डिपेंड रहता था, अपने उन सिविलियंस पे डिपेंड रहता था जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते थे। वो भी एक टाइप के पाइक्स थे, पैक थे। तो ये पैक सिस्टम और पाइक सिस्टम अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग जगहों पे एग्जिस्ट किया है। होम रूलर्स के टाइम में जिस पैक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, मिडाइवल टाइम पीरियड का है पैक सिस्टम। बाकी अलग अलग रीजन में, कहीं पर मिडाइवल में भी है, साथ में आसाम के पैरेलली त्रिपुरा में, बंगाल में, कहीं मॉडर्न टाइम में भी दिखेगा, कहीं एंशिएंट टाइम में, जैसे यहां इवन अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम में भी दिख रहा था। ठीक है, ये चीज क्लियर रखिएगा। अब हम आसाम पर आते हैं। आसाम में पाइक सिस्टम के बारे में पहला स्टेटमेंट क्या है? द पाइक सिस्टम वाज अ वॉलंटरी सर्विस सिस्टम ड्यूरिंग द अहोम रूल, कि ये वॉलंटरी सर्विस था। अब यहां पर ना सोचने वाली बात है कि वाज इट अ वॉलंटरी सर्विस और वाज इट अ कंपल्सरी सर्विस बाय, यूजुअली मेल्स पार्टिसिपेट करते थे। एक क्राइटेरिया होगा कि इतने साल के बीच, 15 से 50 साल, यूजुअली ये जो 16 साल के हो चुके हैं या 15 साल जिनका हो चुका है और 50 साल तक के जो हैं, इस एज ग्रुप के मेल को यूजुअली पाइक सिस्टम में इंक्लूड किया जाता था। तो ये वॉलंटरी सर्विस थी या कंपलसरी थी, इसको याद रखना नहीं है, रटना नहीं है, सोचना है इसके बारे में कि जब राजा की अपनी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, अभी जैसे हमारे जो राजा हैं, अब राजा वाला कल्चर नहीं है बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो हैं, ही इज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, तो उनकी अपनी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी है ना। अभी पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था और अगर सपोज वार वाले सिचुएशन होते तो हमारी भारतीय सेना है, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी है। हाँ, तब जरूरत पड़ती कि सपोज भारतीय सेना के साथ साथ अगर सिविलियंस की भी जरूरत पड़ती, जैसे चंडीगढ़ में, बिहार में, कई रीजन्स में सिविलियंस को भी बुलाया गया था कि आपकी जरूरत हो सकती है वॉलंटरी पर्पस के लिए। ये लोग गए थे, कहीं पर भी हो सकता है, आसाम में हो सकता है, नागालैंड में हो सकता है, मद्रास में हो सकता है, किसी भी रीजन में स्टार्ट हो सकते हैं ऐसे इनिशिएटिव कि सिविलियंस की नीड पड़ेगी, तो वो वॉलंटरी सर्विस होगा। क्यों वॉलंटरी होगा? क्योंकि परमानेंट आर्मी हमारे पास है। जब राजा के पास अपनी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी नहीं है तो फिर वो वॉलंटरी सर्विस नहीं लेगा, उसको कंपलसरी सर्विस चाहिए। क्योंकि वॉलंटरी सर्विस के केस में कोई मना कर सकता है कि नहीं भैया हमारे पास टाइम नहीं है, हम यूपीएससी का प्रीलिम्स देंगे, हम कैसे जाएंगे सर्विस करने के लिए, तो वहां दिक्कत तो हो जाएगी ना। दैट्स व्हाई इट वाज नॉट वॉलंटरी सर्विस, इन दिस केस इट वाज कंपलसरी सर्विस। कैसा सर्विस था ये? कंपलसरी सर्विस था। याद रखना इस चीज को, अब इस तरह से तुम याद रख पाओगे समझकर। दूसरा क्या है? द पैक सिस्टम वाज डिजाइन्ड बाय मोमाई तामोली बोरबरुआ इन द ईयर 1609। मिडाइवल पीरियड की बात हो रही है, 17th सेंचुरी की बात हो रही है।
अंडर द रूल ऑफ प्रताप सिंघा, द होम रूलर प्रताप सिंघा के टाइम में। अब यहां पर ध्यान देंगे, अभी हम डिटेल तुम्हारे साथ मैं एनालिसिस करूंगा कि जो पैक्स सिस्टम है, उस पैक्स सिस्टम का इंट्रोडक्शन यूजुअली द ग्रेट अहोम रूलर, जो कि फर्स्ट अहोम रूलर है सुकाफा, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था पैक्स सिस्टम को। इंट्रोड्यूस इन्होंने किया है पैक्स सिस्टम, बिल्कुल ये याद रखिएगा। पर वो उतना सिस्टमैटिक नहीं था, उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं था, डिफरेंट हायरार्कीज डिसाइड नहीं हुई थी। इंट्रोडक्शन पैक्स सिस्टम का उन्होंने किया था। जो गांव वाले या जो ट्राइब्स वाले उनके अंडर थे, दे वर गिविंग देम सर्विस, दे वर गिविंग हिम सर्विस, द फर्स्ट होम रूलर सुकाफा इन्हें। बट इसको सिस्टमेटिकली अरेंज करने का काम, इसमें हायरार्की डिसाइड करने का काम, डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करने का काम, और ज्यादा इसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम, ये किया किसने? ऑब्वियसली किनके रेन में, किनके ड्यूरेशन में? ड्यूरिंग द रेन ऑफ द होम रूलर प्रताप सिंघा। और कौन इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं वॉरियर मोमाई तामुली बोरबरुआ। मोमाई तामुली बोरबरुआ, इनके कमांड में, इनके लीडरशिप में, अंडर द रूल ऑफ प्रताप सिंघा, इसका सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन हुआ। जो मोमाई तामुली बोरबरुआ हैं, इनका और क्या रोल है अहोम रूल में, इनका और क्या रोल है असम की हिस्ट्री में, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। अब हम जरा उस स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक कर लें। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा था? द पैक्स सिस्टम वाज डिजाइन्ड बाय मोमाई तामुली बोरबरुआ इन द ईयर 1609 अंडर द रूल ऑफ प्रताप सिंघा। करेक्ट। क्यों? क्योंकि सिस्टमेटिकली इंट्रोडक्शन यहां पर किया गया था, दैट्स वाई ये करेक्ट है स्टेटमेंट। फर्स्ट इंट्रोडक्शन अगर पूछा जाए तो वो फर्स्ट होम रूलर ग्रेट सुकाफा के टाइम पे हुआ। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट वाला रॉन्ग था। थर्ड क्या है? द पैक्स रेंडर्ड देयर सर्विस इन एक्सचेंज ऑफ लैंड प्रोवाइडेड बाय द रूलर्स टू सब्जेक्ट्स। अब जब इनसे सर्विस ली जा रही है तो इनको रिटर्न में कुछ देना भी है, तो रिटर्न में कैश पेमेंट की जगह क्या चलता था? उनको लैंड असाइनमेंट दिया जाता था कि आप इस जमीन पर खेती कीजिए, फार्मिंग कीजिए। और अभी हम देखेंगे कि जैसे सपोज 4 मेंबर्स हैं, यूजुअली 4 मेंबर्स होते थे, 3 मेंबर्स का भी ग्रुप बनाया जाएगा, तो ये 4 या 3 मेंबर्स जो हैं, उनमें से 2 गया लड़ाई करने के लिए, तो बाकी जो 2 हैं वो अपनी उस जमीन पर खेती कर रहा है, क्योंकि वो खेती करना भी तो जरूरी है ना, तभी तो खाने के लिए लोगों को अन्न मिलेगा, अनाज मिलेगा, उसकी कमी नहीं होगी। 3 अगर लड़ने के लिए गए हैं तो 1 खेती कर रहा है, और ये रोटेशन में चलते जाता था। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट ये प्रताप सिंघा जी के टाइम में हुआ। दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट माना गया है, और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है एज पर वैलिड डॉक्यूमेंट्स, एज पर डिफरेंट रिसर्च पेपर्स। सो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। अब आंसर तुम ऑब्वियसली देख सकते हो कि सी होगा। बाकी और डिटेल्स की बात करें तो पैक्स सिस्टम एक डिस्टिंक्टिव फॉर्म का सेल्फ सफिशिएंट मिलिट्री सर्विस है। देखिए, सेल्फ सफिशिएंट मिलिट्री सर्विस, साथ में इसमें सिविल ड्यूटी भी अटैच होगी। सिविल ड्यूटी वही कि जो आदमी अभी लड़ने नहीं गया है वो उस जमीन पर खेती कर रहा है। सेल्फ सफिशिएंट क्यों? क्योंकि खुद अपने घर के लोग, अपने गांव के लोग, अपने देश के लोग अपनी रक्षा करने के लिए अपने लोगों के बीच से निकलकर जाएंगे लड़ाई लड़ने, तो सेल्फ सफिशिएंट हो गया। बिना परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी हुए, बिना स्लेवरी को फॉलो किए, बिना जबरदस्ती लोगों को इंक्लूड किए, जैसे कई रूलर्स करते थे जो बाहर से इन्वेड करके आए, तो वैसा यहां नहीं था। यहां सेल्फ सफिशिएंसी थी। लोगों के अंदर अपनी मातृभूमि से, अपनी मिट्टी से प्यार करने की फीलिंग को भी अराइज करता है पैक्स सिस्टम। अगर अभी भी ऐसा हो, अब तो हमें वॉलंटरी सर्विस करना पड़ेगा, पहले कंपलसरी था, तो बढ़िया होगा, जैसे इजराइल में है। इस पैक्स सिस्टम से हमें एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड डिफेंस मैकेनिज्म सब समझ में आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक मैकेनिज्म कैसे समझ में आ रहा है? डिफेंस मैकेनिज्म तो क्लियर है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है कि राजा ने अपनी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी नहीं बनाई, फिर भी अपनी एक आर्मी बना के रखा है जहां पे अपने लोगों से कंपलसरी मिलिट्री सर्विस ले रहा है। और जब वो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस नहीं दे रहे हैं, सपोज उस टाइम में कोई वॉर नहीं चल रहा है, तो उस टाइम में उस ग्रुप के कुछ लोग वो खेती करने का काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी दिख रहा है, इकोनॉमी भी चल रही है, लोगों का सोशल लाइफ भी कंटिन्यू हो रहा है, इंटीग्रिटी भी बनी हुई है। दैट्स करेक्ट। ये वाला पार्ट तो अभी मैं तुमसे डिस्कस कर चुका हूं। ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। और हम फीचर्स ऑफ पैक्स सिस्टम की बात करें तो फीचर्स ऑफ पैक्स सिस्टम में एक यूनिवर्सल सिविक ड्यूटी, दिस इज वेरी नेसेसरी इन प्रेजेंट इंडिया। प्रेजेंट इंडिया में ये वाली चीज बहुत जरूरी है गाइज। तो चाहे वो होम रूलर्स हो या ऋग्वैदिक पीरियड में जो राजन लोग होते थे, या इंडिया में बंगाल में, उड़ीसा में, त्रिपुरा में, अलग अलग रीजन्स में बाकी रूलर्स ने जब भी पैक्स सिस्टम
का इस्तेमाल किया, जब भी पैक्स सिस्टम को यूज किया, उन्होंने बहुत अच्छा विजनरी अप्रोच रखा था कि लोगों के बीच एक यूनिवर्सल सिविक ड्यूटी होगी अपनी टेरिटोरी को प्रोटेक्ट करने का, जिसमें मेल सब्जेक्ट, एवरी मेल सब्जेक्ट, क्योंकि कंपलसरी है 16 से 50 के बीच, 15 साल पूरा होने के बाद जब आप 16 साल के हो चुके हैं तो 16 से 50 के बीच आपको क्या किया जाएगा, लैंड असाइनमेंट दे दिया जाएगा, और लैंड असाइनमेंट के थ्रू आप क्या कीजिएगा, 4 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाएगा यूजुअली, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तुम्हारे लिए कि यूजुअली 4 लोगों का ग्रुप बनाया जाता था। बाद में सिंस राजेश्वर सिंघा इनके टाइम से 3 लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा, जिसको गोट या गुट बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाएगा, गोट या गुट। तो 4 लोगों का सपोज एक ग्रुप बनाया गया, या 3 लोगों का बाद में ग्रुप बनाया गया, इसमें से 2 लोग क्या हुए, 2 लोग चले गए लड़ने के लिए वॉर में, एक पर्सन जो है वो अभी अपना क्या काम कर रहे हैं, वो फार्मिंग का काम कर रहे हैं, फिर ये एक पर्सन अगले बार वॉर में लड़ने जाएगा और उनमें से एक निकलकर यहाँ पर फार्मिंग का काम करेगा। तो इस तरह से रोटेशन में ये काम चलता जाएगा, किसी एक के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, किसी एक के ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, और आर्मी भी स्ट्रांग रहेगी। इस तरह से 15 साल कंप्लीट होने के बाद 16 से 50 साल वाले ग्रुप वाले मेल्स अपना ड्यूटी सर्व करेंगे। ये बन गया पैक्स सिस्टम। इट वाज हाईली स्ट्रक्चर्ड, हाईली स्ट्रक्चर रखा गया था, डिसिप्लिन था, हायरार्की मेंटेन की जाती थी, जिससे कंटिन्यूटी भी बनी रहती थी, सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहती थी। वो देखो कंटिन्यूटी रहेगा ना, 2 लोग वॉर में लड़ रहे हैं, एक फार्मिंग कर रहा है, फिर एक ऊपर चले गया फार्मिंग करने, और जो वॉर लड़ रहा था वो एक फार्मिंग करने चले गया, जो फार्मिंग कर रहा है वो वॉर लड़ने चले गया। सस्टेनेबल भी आर्मी है, कोई एक को फटीग नहीं होगा किसी एक को। दैट्स व्हाई इट वाज अ गुड सिस्टम। आगे जाके जब धीरे धीरे करप्शन स्टार्ट होगा तब वीकनेस स्टार्ट होता है, बट इनिशियली इट वाज वेरी गुड। इवन इन बैटल ऑफ सरायघाट इट प्रेजेंटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट, एंड दैट्स व्हाई दे वॉन, इसलिए जीतते हैं। गुट के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूं। जैसे कुछ स्क्वाड बनाए जाते थे, कई और स्क्वाड हैं। 20 पैक्स का जो स्क्वाड बनता था, एक यूनिट बनता था, दैट वाज कमांडेड बाय बोरा। वो ऑफिसर्स जो कमांड करते थे, बोरा ऑफिसर्स कमांड करते थे। 100 जो पैक्स है, इनको कमांड करने के लिए जो ऑफिसर्स थे वो सैकिया थे। 1000 जो पैक्स है, इनको कमांड करने के लिए जो ऑफिसर्स थे वो हजारिका थे। ऐसे करके और कितने स्क्वाड बनते हैं और उनके ऑफिसर्स कौन है, ये तुम मुझे बताना कि 1000 के अलावा 5000 या लाख। तो इनके जो ग्रुप होते थे उनको कमांड करने वाले ऑफिसर को क्या बोला जाता है, दैट यू विल टेल मी, बिकॉज इन नेक्स्ट एग्जामिनेशन दैट कैन बी आस्क्ड। आगे ये पूछ सकता है, इसलिए वो आंसर तुम्हें मालूम होना चाहिए। इतना आज हम पैक्स सिस्टम के बारे में करेंगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वन हॉर्न राइनो के बारे में है। अब ये जो वन हॉर्न राइनो है, आप इसको सिर्फ असम स्पेसिफिक पार्ट में भी कंसिडर कर सकते हो और इंडिया के एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पार्ट में भी, क्योंकि राइनो का प्रोटेक्शन सिर्फ असम के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए, इवन पूरे वर्ल्ड में राइनो कंजर्वेशन को लेकर प्रोग्राम चल रहे हैं। चलिए देखते हैं। वन हॉर्न राइनोसोरस इज ओनली फाउंड इन असम, इंडिया। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, एपीएससी ने जब ये स्टेटमेंट पूछा तो इस स्टेटमेंट को करेक्ट माना गया है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें वन सब में इंक्लूडेड है। पर अगर ममता दीदी ये देखेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे कि ये चोलबे ना, ये ना चोलबे। क्यों ना चोलबे? क्योंकि वन हॉर्न राइनो जो है वो वेस्ट बंगाल में भी मिलता है गाइज, ठीक है। वेस्ट बंगाल का स्पेशली जो जल्दापारा नेशनल पार्क है, जल्दापारा नेशनल पार्क में भी वन हॉर्न राइनो मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ असम में मिलता है, असम के अलावा इवन नेपाल में भी मिलता है। तो खैर नेपाल तो दूसरा देश हो गया, अपने यहाँ वेस्ट बंगाल में भी है, बट सिंस यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं थे तो फिर वन को करेक्ट मानना पड़ा। आपके लिए भी एग्जामिनेशन में अगर ऐसा स्टेटमेंट आए और फिर आप देखो कि अरे ऑप्शन में वन को एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो करेक्ट मानकर चलिएगा फिर। अदरवाइज जल्दापारा नेशनल पार्क में भी पाया जाता है, जल्दापारा, यहां पर भी आपको वन हॉर्न राइनो मिलेंगे। हाँ, पॉपुलेशन ज्यादा असम में है, दैट इज अ थिंग, वो हम देखेंगे। वन करेक्ट मानना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि वन एलिमिनेट करने का ऑप्शन नहीं है। जावा राइनोज इज द रेयरेस्ट वन हॉर्न राइनो इन द वर्ल्ड। यस, अभी हम देखेंगे राइनो के डिफरेंट स्पीसीज के बारे में, डिफरेंट वेराइटीज के बारे में। 5 वेराइटीज, 5 स्पीसीज देखेंगे। तो जावा राइनो एक काफी रेयर स्पीसीज है। सेकंड इज करेक्ट। अफ्रीकन राइनो इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट राइनो। अफ्रीका में ब्लैक और व्हाइट दोनों टाइप के राइनो मिलते हैं, तो यस, दिस इज अगेन करेक्ट। वर्ल्ड राइनो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 अक्टूबर। नहीं भाई, वर्ल्ड राइनो डे 22 अक्टूबर को नहीं बनाया जाता है। वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? सितंबर 22 को। ये देखो, सितंबर 22 इस साल का जो वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया गया है, सितंबर 22 में इस साल, मतलब 2024 में जो सेलिब्रेट किया गया ऑब्वियसली,
तो सितंबर 22 दिस इज द वर्ल्ड राइनो डे। कौन सेलिब्रेट करता है? इट इज सेलिब्रेटेड बाय इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन सेलिब्रेट करता है। कब से सेलिब्रेट कर रहा है? 2011 से। ध्यान देना इस चीज पर। एग्जामिनेशन में तुम्हें लिख देगा वर्ल्ड वाइड फंड WWF सेलिब्रेट कर रहा है, UNEP सेलिब्रेट कर रहा है। नहीं, वो नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। कौन सेलिब्रेट कर रहा है? इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। अब उनके साथ बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी सेलिब्रेट करे, उसमें दिक्कत नहीं है, बट आइडिया इनका है सितंबर 22 को। तो इस साल भी करेंगे, पिछले साल कर चुके हैं। पिछले साल जो थीम था, क्या थीम था? कीप द 5 अलाइव। ये वर्ल्ड राइनो डे 2024 का थीम है। क्या थीम है? कीप द 5 अलाइव। 5 क्या मतलब कि 5 राइनो की स्पीसीज है, 5 वेराइटीज हैं, इनको अलाइव रखना, इनको जिंदा रखना, यही थीम था। थीम भी याद रखिएगा। चलिए, वर्ल्ड राइनो डे सितंबर 22। अब हम राइनो को प्रोटेक्ट क्यों करें? सबसे पहले सवाल ये उठता है कि क्यों राइनो को प्रोटेक्ट करें हम। कोई बोलेगा कि राइनो क्यों ही को प्रोटेक्ट करें, बाकी भी तो स्पीसीज हैं। तो उसके पीछे लॉजिक है, फैक्टर्स हैं। राइनो जो है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विस। जैसे बड़ा एनिमल होता है राइनो, है ना? हर्बीवोरस होता है कि कार्निवोरस होता है? हर्बीवोरस होते हैं, राइट? मांस नहीं खाते, ये हर्बीवोरस है, प्लांट्स खाते हैं, वेजिटेरियन है, बड़ा सा वेजिटेरियन, राइट? बहुत रेयरली ही बिग एनिमल्स वेजिटेरियन होते हैं, बट ये वेजिटेरियन है, जैसे एलिफेंट भी हमारा। अब इसने प्लांट खाया, फ्रूट्स वगैरह खाए, और उसके बाद मस्त मगन घूमते हुए कहीं गया और वहां पर जाके पोटी की। जब पोटी करेगा तो उसके पोटी में सीड्स निकलेंगे प्लांट्स के, फ्रूट्स के, और वहां पर फिर एक नए प्लांट का ग्रोथ होगा। तो देखो इकोसिस्टम सर्विस में अपना रोल प्ले कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं? राइनो अब खाना ज्यादा खा रहे हैं तो पानी भी ज्यादा पिएंगे। खाना ज्यादा खा रहे हैं, जैसे सपोज ग्रासेस खाने का काम कर रहे हैं। अब राइनो ज्यादा ग्रासेस जब खा रहे हैं तो वहां पे ग्रासेस को क्लीन भी कर दिया, जिससे नए ग्रासेस के ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ। फिर से इकोसिस्टम सर्विस। पानी ज्यादा पी रहे हैं, अब पानी पीने के ड्यूरेशन में कभी कभी क्या करते हैं, पॉन्ड का जो बैंक है उसको तोड़ देते हैं, या पॉन्ड में इधर से उधर घूम रहे हैं, उससे एक नया स्ट्रीम निकल के कहीं और पर भी एक छोटा सा पॉन्ड का पार्ट क्रिएट हो जाता है। तो मल्टीपल इकोसिस्टम सर्विस में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। दैट्स व्हाई राइनो का प्रोटेक्शन जरूरी है गाइज। कल्चरल सिग्निफिकेंस, असम के कल्चर के साथ तो राइनो एसोसिएटेड है ही। असम के अलावा वेस्ट बंगाल में या नेपाल में या जावा में या अफ्रीका में जहां जहां पर भी राइनो मिलते हैं वो वहां के कल्चर से भी रिलेटेड है। एंड सो कल्चरल सिग्निफिकेंस भी इन एनिमल्स का होगा। एंड टूरिज्म सिग्निफिकेंस, जब राइनो इतना अच्छा एक अट्रैक्टिव एनिमल है और इससे रिलेटेड टूरिज्म प्रमोट हो सकता है। काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनो एक फ्लैगशिप स्पीसीज है। कल के एनवायरमेंट क्लासेस में फ्लैगशिप स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज डिस्कस किया है मैंने तुम्हारे साथ। तो राइनो टूरिज्म सिग्निफिकेंस के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। तो जब अब ये हर पॉइंट को चेक कर रहा है, टिक कर रहा है, तो फिर तो इसका प्रोटेक्शन जरूरी है ना। दैट्स व्हाई इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड। अब हम डिफरेंट वेराइटीज की बात करें, डिफरेंट स्पीसीज की बात करें, 5 स्पीसीज का, तो ये 5 स्पीसीज है। देखो याद क्या तुमको रखना है, 5 स्पीसीज वो तो याद रखिएगा, 5 का दम, 5 का पंजा। अफ्रीका में एक तो व्हाइट राइनो मिलते हैं, साथ ही साथ ब्लैक राइनो भी मिलते हैं, और साथ में सबका IUCN स्टेटस भी याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी, APSC या बाकी स्टेट पीसीस को इससे IUCN स्टेटस से बड़ा प्यार है। सो अफ्रीका में जो व्हाइट राइनो है इसका IUCN स्टेटस है नियरली थ्रेटन्ड, मतलब उतना ज्यादा रिस्क उसको अभी नहीं है। ब्लैक राइनो जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, CR मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और ये सबसे स्मॉलर है, छोटा राइनो है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है हमारा ब्लैक राइनो, अफ्रीका का ब्लैक राइनो CR, ठीक है। व्हाइट वाला नियरली थ्रेटन्ड है। चलिए दूसरे वैरायटी पर आए, तो जब हम एशिया में आते हैं तो एशिया में अपने इंडिया से स्टार्ट करेंगे। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, एक सिंग वाला, ये ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, देखो क्यूट सा दिख रहा है एनिमल, बाहर ही देख रहा है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इंडिया में, आसाम में भी, आसाम के साथ साथ वेस्ट बंगाल में भी। इसकी कैटेगरी क्या है? IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। IUCN स्टेटस क्या है इंडिया वाले ग्रेट वन हॉर्न राइनो का? वल्नरेबल, वल्नरेबल याद रखिएगा, वल्नरेबल। अब एशिया में और जावा में भी राइनो मिलते हैं। हमारे यहाँ जो राइनो मिलता है वन हॉर्न राइनो, इसको ग्रेटर वन हॉर्न राइनो बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लार्जेस्ट है साइज में, इसलिए ग्रेटर वन हॉर्न राइनो बुला रहे हैं। लेकिन एशिया में और एक जगह जावा में भी वन हॉर्न राइनो मिलता है, ये देखो, बट वो ना लेसर है। क्यों लेसर है? क्योंकि जावा वाला जो राइनो है वो साइज में स्मॉलर होता है, दैट्स वाई इसको लेसर वन हॉर्न राइनो बुलाते हैं। और इसका
IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मतलब जो बड़ा वाला राइनो हमारे यहाँ मिल रहा है वन हॉर्न राइनो, वो हो गया वल्नरेबल, लेकिन जो उसके कंपैरिजन में छोटा, एकदम छोटा इतना सा नहीं, उसके कंपैरिजन में छोटा जावा में, उसको लेसर वन हॉर्न राइनो बोलेंगे और वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साथ ही साथ एशिया में और एक सुमात्रन राइनो, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो एशिया में जो तीन वेराइटी, एशिया में जो अलग अलग राइनो मिल रहे हैं तीन जगह पर, कहाँ, सुमात्रा, जावा एंड इंडिया। तो इंडिया वाला वल्नरेबल अच्छा है, इसका मतलब कि हमारा प्रोटेक्शन एफर्ट बढ़िया है, बट जावा में और सुमात्रा में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में। हो गया 5, 1 2 3 4 5। चलिए, आसाम इज कलेक्टिवली होम टू 80% ऑफ द ग्लोबल वन हॉर्न राइनो पॉपुलेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर है। एज पर द रिसेंट डाटा गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PIB पे जाकर चेक करो जो कि ट्रस्टेड सोर्स है, 80% ग्लोबल पॉपुलेशन वन हॉर्न राइनो का आसाम में। इसके अलावा जैसे वेस्ट बंगाल में भी मिल जाएगा, नेपाल में भी मिल जाएगा अगर हम वन हॉर्न राइनो की बात करें, बट इंडिया 80% पॉपुलेशन रखता है। दैट इज कमेंडेबल थिंग। इसका मतलब कि इंडिया में जो भी एफर्ट्स चल रहे हैं वन हॉर्न राइनो को बचाने के, चाहे वो आसाम में एफर्ट चल रहे हो या इंडिया में, इंडिया लेवल पे एफर्ट चल रहे हो, वो सक्सेसफुल है। जैसे इंडिया राइनो विजन की बात करते हैं, इंडिया राइनो विजन। तो इंडिया राइनो विजन राइनो के प्रोटेक्शन से रिलेटेड 2022 में 2022 को टारगेट करके किया गया था, जिसको लॉन्च किया गया 2005 में, जिसका एम था इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन बाय मेकिंग 3000 बाय 2020। 2020 तक कितना पॉपुलेशन कर लेना राइनो का, 3000। अभी हम आसाम में देखें तो पॉपुलेशन कितना है, 4000 हो चुका है। अगेन दिस इज ए न्यू फिगर गिवन इन द PIB का ये सोर्स है, तो 4000 हो चुका है। मीन्स कि इंडिया राइनो विजन सक्सेसफुल रहा। आसाम गवर्नमेंट के एफर्ट्स, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के एफर्ट्स या बाकी गवर्नमेंट के एफर्ट्स सक्सेसफुल रहे हैं, इसलिए हम 4000 कर चुके हैं। टारगेट तो 3000 ही था, ये भी याद रखिएगा। 3000 टारगेट था, 2005 से शुरू किया था, राइनो विजन 2020 में क्रॉस कर चुके हैं उसको। राइनो के प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक और चीज है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन फॉर एशियन राइनो, सिर्फ आसाम के राइनो नहीं, एशियन राइनो को, मतलब जावा और सुमात्रन राइनो को भी प्रोटेक्ट करने के लिए न्यू दिल्ली एक डिक्लेरेशन है, जो कि 5 राइनो रेंज नेशंस ने मिलकर डिक्लेयर प्लान बनाया है राइनो के प्रोटेक्शन के लिए। उसमें हमारा देश प्यारा भारत तो हो ही गया, साथ ही साथ भूटान, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, इन लोगों ने मिलकर प्लान बनाया है कि चाहे वो वन हॉर्न राइनो हो या जावा राइनो हो या सुमात्रन राइनो हो, जो एशिया में मिलते हैं, उनका प्रोटेक्शन करेंगे, उनके नंबर्स को इंक्रीज करेंगे। सो दीज आर द 2 मेजर इनिशिएटिव फॉर कंजर्वेशन ऑफ राइनो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर APSC ने जो पूछा वो एक कंजर्वेशन एफर्ट से रिलेटेड है। कंजर्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फेस्टिवल से रिलेटेड है। क्या फेस्टिवल? तो 3 स्टेटमेंट दिए हैं और यहां पे फेस्टिवल्स के नाम दिए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ जैंतिया ट्राइब ऑफ मेघालय, कि मेघालय के जैंतिया ट्राइब से रिलेटेड है। कौन सा फेस्टिवल? हॉर्नबिल है। अब हम हॉर्नबिल के बारे में, अमूर फाल्गन के बारे में, नोंगक्रेन फेस्टिवल के बारे में एंड बेहदिन खलाम फेस्टिवल के बारे में, इन चारों में से एक आंसर तो तुम्हारा होगा, लेकिन जो बाकी के 3 होंगे वो 3 तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम हॉर्नबिल के बारे में, अमूर फाल्गन के बारे में और नोंगक्रेन फेस्टिवल के बारे में मुझे बताओगे कि ये फेस्टिवल एटलीस्ट मनाए कहाँ जाते हैं, इसका लोकेशन, इसका लोकेशन और इसका लोकेशन। ठीक है, एटलीस्ट ये बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ये सब होमवर्क करते जाया करो, ये होमवर्क करोगे ना तो तुम्हारा अपना पढ़ाई का रिवीजन बढ़िया होगा, नई नई चीजें सीखते जाओगे, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आंसर आपका है बेहदिन खलाम फेस्टिवल। अभी हम और इसके फीचर्स देखेंगे, फिलहाल क्वेश्चन के थ्रू देख लें। इट इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ जैंतिया ट्राइब इन मेघालय। ठीक है भाई, तो बेहदिन खलाम फेस्टिवल जैंतिया ट्राइब का मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉर गुड हेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड बम्पर हार्वेस्ट। बढ़िया हार्वेस्ट के लिए, हेल्थ के लिए भी और प्रोस्पेरिटी के लिए जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। द नॉन क्रिश्चियन पनार या नार ट्राइब्स और द नार पीपल, और पनार आप इसको जैसे प्रोनाउंस कर सके, पनार और नार्स, हु बिलीव आइदर इन द ट्रेडिशनल फेथ ऑफ नेमेंट्रे और हिंदुइज्म, दे ऑब्जर्व दिस फेस्टिवल। अगेन दिस इज करेक्ट। बेहदिन खलाम फेस्टिवल, ये तीनों चीजें सही हैं कि जैंतिया ट्राइब का मोस्ट पॉपुलर है, जो नॉन
क्रिश्चियन पीपल हैं जंतिया ट्राइब में, वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, द नार पीपल। एंड जुलाई में बम्पर हार्वेस्ट के लिए या गुड हेल्थ के लिए किया जाता है। अब किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है भेदेन खलाम फेस्टिवल, तो ये एक आप इमेज देख सकते हो जो गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, मेघालय टूरिज्म के वेबसाइट पर, भेदेन खलाम फेस्टिवल। इसकी एक यूनिकनेस क्या है, इस इमेज को भी देखो तो यहाँ पे मेल पार्टिसिपेट करते हैं, फीमेल ये डांसिंग वाले पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, क्योंकि फीमेल एक दूसरा रिचुअल करती हैं। यहाँ देखिए, ग्रैंड डांस परफॉर्मेंस बाय मेल व्हाइल वीमेन ऑफर सैक्रिफाइसेस दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द डांस। फीमेल डांस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, मेल डांस में यूजुअली पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी हम भेदेन खलाम फेस्टिवल की बात करें तो वही जैंतिया या नार ट्राइब इसको सेलिब्रेट करता है। इसका मीनिंग होता है चेजिंग अवे द डेमन्स ऑफ कॉलरा। तो चेजिंग अवे द डेमन्स ऑफ कॉलरा मतलब गुड हेल्थ की बात कर रहे हैं, और जुलाई महीने में सेलिब्रेट किया जा रहा है, देन ऑब्वियसली बम्पर हार्वेस्ट के लिए सेलिब्रेट किया जाएगा आफ्टर द सोविंग पीरियड। सोविंग पीरियड के बाद ही तो, जब हम सो कर चुके हैं, जब बुआई कर चुके हैं, उसके बाद ही तो हम बम्पर हार्वेस्ट की उम्मीद कर सकते हैं। तो प्रोस्पेरिटी भी दिख रहा है, साथ ही साथ हेल्थ की भी कंसर्न दिख रही है, दोनों सारी चीजें हैं, गुड हेल्थ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए। दिस इज भेदेन खलाम फेस्टिवल। यूजुअली मेल पार्टिसिपेट इन द आउटडोर स्पोर्ट्स, या जो डांस फेस्टिवल है उसमें मेल पार्टिसिपेट करते हैं। फीमेल सेक्रीफाइजल फूड बनाने का काम, बाकी जो काम है उसका काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन फार्मिंग से रिलेटेड। कार्बन फार्मिंग, अब कार्बन फार्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि कार्बन फार्मिंग इज ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। लिखा भी हुआ है फार्मिंग, और कार्बन फार्मिंग अभी मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो फार्मिंग है यहाँ पे हम कार्बन को उगाते नहीं है, एक्चुअली कार्बन को सिक्वेस्टर करने का काम, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। सिक्वेस्ट्रेशन, एब्जॉर्बेशन। तुम में से कोई उस रोज पूछ रहा था कि सर सिक्वेस्ट्रेशन क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो माय डियर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मींस एब्जॉर्बिंग द कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जिससे कार्बन का हार्मफुल लेवल जो है वो कम हो सके। पूरा कार्बन नहीं एब्जॉर्ब कर लेना, फिर तो ठंड से मर जाएंगे, हार्मफुल लेवल को कम करना। पहला करेक्ट है। दूसरा, इट हेल्प्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड स्टोर कार्बन इन प्लांट्स एंड सॉइल। तो पहले वाले चीज को दूसरा तो सपोर्ट कर रहा है, जो अभी मैंने तुम्हें बताया, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इसको हम शॉर्ट में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बुला सकते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक ही लगाओ। थर्ड क्या है, फार्मलैंड कार्बन क्रेडिट्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन स्पेशल मार्केट। बिल्कुल, अगर आप अपने फार्मलैंड में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब आप उस कार्बन क्रेडिट को, आपने जितना कार्बन एमिट होने से बचाया, उसको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, बिल्कुल सेल कर सकते हैं। सो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव, जिससे ना सिर्फ एक तरफ कार्बन का हार्मफुल लेवल कम होगा, दूसरी तरफ इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो सकता है कार्बन मार्केट में सेल करके। करेक्ट। फोर्थ, कार्बन फार्मिंग इज नॉट प्रैक्टिस इन इंडिया एट। अबे ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ वेस्ट वाले करेंगे, इंडिया में नहीं करेंगे? हम तो सदियों से, हमारे वैदिक पीरियड से कार्बन फार्मिंग करते आए हैं। कहने का मतलब कि हमारा जो पहले का ट्रेडिशनल फार्मिंग का मेथड था, उसमें भी कई तरह से कार्बन फार्मिंग की जाती थी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किया जाता था। फोर्थ इज रॉन्ग। आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। अब और डिटेल में देखते हैं कार्बन फार्मिंग को। कार्बन फार्मिंग, ये एक इमेज देखो, दिस इमेज, बरीइंग कार्बन। जैसे मैंने तुमको बोला कि कार्बन फार्मिंग में हम कार्बन उपजाते नहीं हैं, एक्चुअली कार्बन को बरी करते हैं, कार्बन को कैप्चर करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे होता है? अब यहां पे देखिए, एक तो फार्मिंग की जब बात करेंगे ना, तो साथ ही साथ क्या होगा, एग्रो फॉरेस्ट्री भी हो सकता है कि ये हमारे एनिमल्स के साथ में, काऊ है एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, जहां पे एनिमल्स का भी यूज साथ में किया जा रहा है। और प्लांट्स यहां पर आपको दिख रहे हैं। तो प्लांट्स सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से क्या लेने का काम करेंगे, CO2, और रिटर्न में क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन। तो कार्बन कैप्चर तो प्लांट ने किया, तो आप जहां पर फार्मिंग ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा CO2 कैप्चर किया जाएगा और ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज किया जाएगा। तो ये पहला तरीका हो गया कार्बन कैप्चर करने का। दूसरा क्या, प्लांट्स सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, वो कार्बन को अपने ऑब्वियसली बॉडी मास में भी स्टोर करते हैं, एंड कार्बन को दे ऑल्सो रिलीज इनटू द सॉइल थ्रू द रूट्स। इस तरह से ऑक्सीजन रिलीज भी कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने बॉडी मास में और रूट्स में भी कार्बन स्टोर कर रहे हैं।
और फिर उसके बाद जब वो प्लांट है, जब सपोज उस प्लांट की डेथ होगी, वो प्लांट बरी होगा और जब डिकम्पोज होगा तो जितना कार्बन उसके बॉडी में स्टोर था वो फिर सॉइल में चले गया। सो जितना ज्यादा प्लांट्स उतना बढ़िया है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, उतने बढ़िया है कार्बन फार्मिंग, सिंपली। अब फार्मिंग के साथ साथ हम एनिमल्स को भी ले लेते हैं। एनिमल्स तो हैं व्हेन दे पास यूरिन और व्हेन दे पास देयर एक्सक्रेटा। जैसे एक गाय है, जब ये गाय गोबर करेगी और गोबर जब डिकम्पोज होगा तो भी कार्बन फिर वापस चले जाएगा। यहाँ पर एक बनाना का फोटो है, एक एप्पल का फोटो हो जाएगा, धान हो गया, गेहूं हो गया, वो भी जब डिकम्पोज होगा तो फिर चले जाएगा अर्थ में। दैट्स वाई फार्मिंग, कार्बन फार्मिंग या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो अपने आप में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का एक बढ़िया सोर्स है। किया कैसे जाता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को, तो यहाँ मेथड्स देखो, वही मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, एक्सप्लेनेशन लिखा है कार्बन फार्मिंग का। अब मेथड्स में तुम्हें समझाता हूं कार्बन फार्मिंग के मेथड्स। ध्यान से देखिए कार्बन फार्मिंग के मेथड्स। रिड्यूस्ड और नो टिल फार्मिंग। रिड्यूस्ड और नो टिल फार्मिंग मतलब जो हम प्लॉइंग करने का काम करते हैं इसको ना कम कर दें, इसको रिड्यूस कर दें या करें ही नहीं। मतलब नो, तो नो टिल फार्मिंग, मिट्टी को उलट पुलट ही नहीं करेंगे। मिट्टी को उलट पुलट नहीं करेंगे तो हमारा जो मिट्टी है ना उसमें कार्बन स्टोर रहेगा। हमारा जो मिट्टी है, सपोज उसमें एनिमल वेस्ट है, सपोज उसमें प्लांट का वेस्ट है, वो डिकम्पोज होकर मिट्टी में ही पड़ा रहेगा। जब हम टिल करेंगे तो टिल करने से हो सकता है कि कार्बन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो, इसलिए टिलिंग ही नहीं करेंगे, नो टिल फार्मिंग, या कम टिलिंग करेंगे, कम प्लॉइंग करेंगे। सो दिस इज अ मेथड ऑफ कार्बन फार्मिंग। ये एक कार्बन फार्मिंग का मेथड हो गया, कार्बन को ज्यादा एब्जॉर्ब करना, रिलीज नहीं होने देना। दूसरा तरीका क्या, कार्बन कवर क्रॉपिंग। अब कवर क्रॉपिंग क्या है, सपोज ये क्यारी है, ये दो रोज हैं जिन रोज में क्रॉप्स हैं, यहाँ क्रॉप है, यहाँ क्रॉप है, यहाँ क्रॉप्स है। अब क्या किया जाएगा, बीच वाले लेयर में यहां पर कुछ वैसे प्लांट्स उगाए जाएंगे जिनका हार्वेस्ट से रिलेशन नहीं है। ऐसे प्लांट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्वेस्ट, इनका हार्वेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। फार्मर इसको प्रॉफिट कमाने के लिए, हार्वेस्ट के लिए नहीं उगा रहा है, बस वो सिर्फ इसलिए उगा रहा है जिससे कि ये वाला रीजन भी कवर रहे, क्योंकि ये है तो प्लांट ही अल्टीमेटली। तो ये पहले एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, अपने आप में कार्बन होल्ड करेंगे और फिर इसको छोड़ दिया जाएगा, ये धीरे धीरे डिकम्पोज होके जमीन में चले जाएगा, तो कार्बन और जमीन में चले गया, हो गया कार्बन फार्मिंग, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। सेकेंड इज क्लियर, कवर क्रॉपिंग। थर्ड क्या, एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री मीन्स along with एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, along with फार्मिंग के साथ साथ, एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल भी यूज करने हैं, एनिमल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज, चाहे काउ फार्मिंग करें, चाहे हम वहां पे गाय पालन करें, बफेलो को पालें, राइट, या फिर एनिमल्स हस्बेंड्री से रिलेटेड बाकी एक्टिविटीज हो। ग्रेजिंग भी एग्रोफॉरेस्ट्री का एक पार्ट हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट मैंने लिख लिया रोटेशन ग्रेजिंग। रोटेशन ग्रेजिंग के केस में क्या किया जाएगा कि पहले जो एनिमल्स हैं उनको इस पैच में सपोज ग्रेजिंग के लिए खुला छोड़ दिया गया कि तुम यहां पर जाके अपना जो फसल है उस फसल को खाओ, जो कट जाएगा फसल उसके बाद, या जो ग्रासेस हैं उस ग्रास को खाओ। फिर उनको नेक्स्ट पैच में छोड़ दिया जाएगा कि आप यहां पर जाके ग्रासेस को खाओ। तो ये जो हमारे कैटल्स हैं, जो एनिमल्स हैं जो एग्रोफॉरेस्ट्री में यूज हो रहे हैं, चाहे वो भेड़ है, बकरी है, गाय है, बफेलो है, एक तो उनके गोबर से, उनके एक्सक्रेटा से कार्बन फार्मिंग हो जाएगी, कार्बन वापस डिकम्पोज होकर जाएगा। और दूसरा क्या, रोटेशन ग्रेजिंग से क्या, आज वो इस पैचेज में क्लियर कर रहे हैं, कल इस पैच को क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा खा रहे हैं, कुछ प्लांट्स वगैरह गिर गए, प्लांट्स को उन्होंने कट कर लिया ग्रास को, बाकी जो ग्रास बचा वो डिकम्पोज हो गया, तो अल्टीमेटली कार्बन सॉइल में ही रह जाएगा। हमारा जो फाइनल मोटिव था कि कार्बन को सॉइल में लेकर जाना, या कार्बन अगर एक भेड़ खा रहा है, बकरी खा रहा है, कल को उसकी डेथ हो गई, वो डिकम्पोज होकर वापस सॉइल में गया, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं हार्मफुल लेवल ऑफ कार्बन जो है हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं। एंड दैट्स वाई रोटेशन ग्रेजिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री, कवर क्रॉपिंग, नो टिल फार्मिंग, ये सारे मेथड, इसके अलावा बाकी मेथड्स भी कार्बन फार्मिंग के पॉपुलर मेथड्स हैं। ये चारों मैंने इसलिए डिस्कस किए क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तुमसे अलग पूछे भी जा सकते हैं। ओके, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कामरूप एंड इट्स किंग्स ऑफ वेरियस डायनेस्टीज। कामरूप की एंशिएंट हिस्ट्री और डिफरेंट डायनेस्टी से रिलेटेड किंग्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसका आंसर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। पहला क्या, द फाउंडर ऑफ द वर्मन डायनेस्टी वाज कुमार भास्कर वर्मन, क्या ये करेक्ट है?
द लास्ट किंग ऑफ Salasthamb dynasty was Tyagasingha. Is it correct? The last king of Varman dynasty was Pusyavarman and the last king of Pala dynasty was Dharmapal. आपको ये चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है और उसके बाद आंसर देना है. That is your task. After that, the next question is, next question क्या है? Next question है पुष्कर फेयर से, पुष्कर मेला से. That पुष्कर मेला और फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. ये आंसर तो मैं तुम्हें चलो अभी बता देता हूं कि पुष्कर मेला कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जा रहा है. तो राजस्थान में पुष्कर मेला सेलिब्रेट किया जा रहा है. बड़ा पॉपुलर है राजस्थान का पुष्कर मेला. एक एनिमल फेयर है, पशु मेला है, पशु मेला, पुष्कर मेला. पुष्कर का और क्या रेलेवेंसी है तुम मुझे बताओगे क्या कि यहां पर किस गॉड को डेडिकेटेड, किस हिंदू गॉड को डेडिकेटेड टेंपल है? टेम्पल डेडिकेटेड टू विच हिंदू गॉड? कल्चरल पर्पस से भी ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, तुम मुझे बताना तो कहां पर है. तो पुष्कर फेयर राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि एक काफी वन ऑफ द लार्जेस्ट एनुअल फेयर में से एक है. पर इसके अलावा ये टेम्पल के बारे में आप मुझे बताइएगा किस गॉड को डेडिकेटेड है. इसके अलावा इंडिया में और भी प्लेसेस पर पशु मेला या एनुअल फेयर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. कौन से प्लेसेस पर, उसको लेकर ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है. ये मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लूंगा, पर इसका आंसर तुम पहले बताओगे. ये कॉलम 1 में कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे लार्जेस्ट एनिमल फेयर इन एशिया, मेजर कैमल एंड लाइव स्टॉक फेयर, एनिमल फेयर सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग जनवरी फरवरी, एनिमल फेयर ऑर्गेनाइज्ड एट हिंदू पिलग्रिमेज साइट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश. इन चारों जो डिफरेंट फैक्ट्स हैं इनको मैच करना है इन एनिमल फेयर से. ये सारे एनिमल फेयर हैं. तो पहले थोड़ा मेहनत तुम अपने दिमाग की कसरत करोगे और नेक्स्ट सेशन में मैं तुम्हें इसका आंसर बताऊंगा. बस ऐसे ही करते हुए पढ़ाई करते जाओ, बिना नर्वस हुए. एकदम नर्वस नहीं होना है. एग्जाम के लिए जितने दिन बचे हैं उसके लिए पढ़ाई करनी है. जहां पर भी दिक्कत हो आकर पूछो. स्टडी शेड्यूल को छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड करो. टेस्ट सीरीज से सीखो, PYQ एनालिसिस से सीखो, अपने नोट्स को रिवाइज करो. बढ़िया एग्जाम जाएगा, कॉन्फिडेंट होके रहो. ठीक है. ऑल द वेरी बेस्ट. टेक केयर. जय हिंद.